हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ वाक्य भेद। वाक्य भेद को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि वाक्य क्या है। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है जो कि अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होता है। अर्थात बहुत सारे शब्द जब एक साथ एक व्यवस्थित रूप में आते हैं तो वह वाक्य कहलाता है और वह वाक्य अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होता है। जैसे कि यदि हम कहते हैं कि सीता है खाती खाना, तो यहाँ शब्दों का समूह तो है लेकिन व्यवस्थित नहीं है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कह सकते। लेकिन यदि हम इस तरह कहते हैं कि सीता खाना खाती है, तो यह एक व्यवस्थित रूप में आ गए हैं, इसलिए वाक्य कहलाते हैं। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरे होते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो यहाँ हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरल वाक्य, दूसरे होते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरे होते हैं मिश्र वाक्य। सरल वाक्य कहाँ होते हैं या सरल वाक्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है तो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम सोता है, अर्थात एक कर्ता है और एक क्रिया है, साधारण सी बात है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। दूसरा है मीरा गाना गाती है, अर्थात एक कर्ता है एक क्रिया है और साधारण सा वाक्य कह दिया गया है, ये सरल वाक्य है। अब दूसरा आता है हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कहाँ होते हैं? संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्यों को किसी योजक शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य का रूप ले लेता है, या ये कहिए कि वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह है और, ना, और, तथा, अन्यथा, इस तरह के जो योजक शब्द हैं वो उन्हें जोड़ने का कार्य करते हैं। संयुक्त वाक्य में जो दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, यदि हम उन्हें अलग अलग करके भी पढ़ते हैं तो वह अपना पूरा अर्थ देने में सक्षम होते हैं। अर्थात यदि हम किसी भी उपवाक्य को उठाकर पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में आ जाती है। जैसे कि धूप निकली और ठंड कम हो गई। धूप निकली और ठंड कम हो गई, तो एक हमारा उपवाक्य है धूप निकली, दूसरा है ठंड कम हो गई और योजक शब्द है और। यदि हम ये कहते हैं कि धूप निकली तो बात समझ में आ जाती है कि धूप निकली है, और यदि हम यह कहते हैं कि ठंड कम हो गई तो बात समझ में आ जाती है कि ठंड कम हो गई। अब इन दोनों उपवाक्यों को हमने योजक शब्द और से जोड़ दिया है, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य बन गया है। दो या दो से अधिक उपवाक्य आ भी गए और इनके ये दोनों अपना अलग अलग पूरा अर्थ देने में सक्षम भी हैं। इन्हें योजक शब्द से जोड़ा गया है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं, चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। अब यदि हम ये कहते हैं कि चुपचाप बैठो, जो हमारा एक उपवाक्य है, तो बात समझ में आ जाती है कि जो बैठने के लिए कहा गया है, और दूसरा है चले जाओ, और यदि कहा जाता है चले जाओ तो बात समझ में आ जाती है कि जाने के लिए कहा गया है। अब इसको जोड़ दिया गया है योजक शब्द अन्यथा से, तो यहाँ हमारे दोनों जो उपवाक्य हैं वो अपना अलग अलग अर्थ देने में सक्षम है। हम किसी एक को भी कहते हैं तो हमें बात समझ में आ जाती है कि चुप बैठने के लिए कहा जा रहा है या फिर चले जाने के लिए कहा जा रहा है, और इन्हें हमने योजक शब्द अन्यथा से जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा आता है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्यों को किसी योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, और वो जो योजक शब्द होते हैं वो होते हैं जो जिस जिसे जिसको जहाँ जितना आदि, इस तरह के योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। दो या दो से अधिक उपवाक्य हमारे संयुक्त वाक्य में भी थे,
और हमने उन्हें भी योजक शब्द से ही जोड़ा था। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा मिश्र वाक्य है? अब पहचानने के लिए हमें देखना है कि जो मिश्र वाक्य हैं उसमें हमारा एक उपवाक्य मुख्य होगा और बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित होंगे। और जब तक हम मुख्य उपवाक्य को नहीं बताएंगे तब तक हम यह नहीं बता पाएंगे कि आश्रित उपवाक्य में क्या कहा जा रहा है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैंने उसे बधाई दी क्योंकि उसने चुनाव जीता है। एक उपवाक्य हमारा मैंने उसे बधाई दी, दूसरा है उसने चुनाव जीता है। ठीक है, अब हमारा मुख्य वाक्य है मैंने उसे बधाई दी, मैंने उसे बधाई दी। दूसरा है उसने चुनाव जीता है। उसने चुनाव जीता है ये बात हमारी किस पर आश्रित करती है कि उसे बधाई दी, इस पर आश्रित करती है। तो यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अगला आता है जो व्यक्ति साहसी होता है वह कभी निराश नहीं होता। तो जो व्यक्ति साहसी होता है वह कभी निराश नहीं होता, वह निराश नहीं होता, इस पर निर्भर करता है क्या कि जो साहसी होता है। तो जो हमारी स्थिति है वो यही आती है कि एक मुख्य उपवाक्य है और बाकी उस पर आश्रित है, इसलिए यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य हो जाता है। तो जब हमें परीक्षा में करने के लिए एक्सरसाइज मिलती हैं तो पहले तो मिलती है हमें पहचानने के लिए कि सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। जिसे पहचानने के लिए हमने भी तरीका सीखा कि कैसे हम पहचानेंगे सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है और मिश्र वाक्य कौन सा है। इसके अतिरिक्त हमें जो परीक्षा में मिलता है वो यह करने के लिए मिलता है कि मिश्र वाक्य के वाक्य दे दिए गए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि मिश्र वाक्य के इस वाक्य में मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। अब इसे पहचानने के लिए हमें थोड़ी सी सा ध्यान देना होगा कि जो हमारा मिश्र वाक्य है उसमें सबसे पहले हमें योजक शब्द देखना है कि योजक शब्द कौन सा है। तो योजक शब्द पहला हमारा वाक्य था मैंने उसे बधाई दी क्योंकि उसने चुनाव जीता है। तो योजक शब्द था हमारा क्योंकि हमारा योजक शब्द था। अब हमें देखना है कि उपवाक्य, जिस उपवाक्य के आगे योजक शब्द लगा है, कौन से उपवाक्य के आगे लगा है, उसने चुनाव जीता है, इसके पहले क्योंकि योजक शब्द लगा है तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। और जो बचा हुआ दूसरा उपवाक्य है मैंने उसे बधाई दी, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं जो व्यक्ति साहसी होता है वह कभी निराश नहीं होता। तो एक उपवाक्य हमारा कौन सा है, व्यक्ति साहसी होता है, दूसरा है वह कभी निराश नहीं होता। तो जो हमारा योजक शब्द है वह है जो हमारा योजक शब्द है। तो हमारा योजक शब्द किस उपवाक्य से पहले लगा है, व्यक्ति साहसी होता है, तो ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। और जो दूसरा उपवाक्य है वह कभी निराश नहीं होता, ये हमारा कौन सा हो गया, मुख्य उपवाक्य हो गया। तो यदि हमें परीक्षा में पूछा जाता है कि मिश्र वाक्य के इस वाक्य में आप मुख्य उपवाक्य बताइए, तो हमें कौन सा बताना है, वह उपवाक्य बताना है जिसमें जिसके पहले योजक शब्द नहीं लगा है। अब हमें यदि कहा जाए कि हमें आश्रित उपवाक्य बताना है तो आश्रित उपवाक्य वो उपवाक्य होगा जिसके आगे योजक शब्द लगा है। जैसे कि हमने अभी देखा इसमें लगा था क्योंकि तो ये लगा था उसने चुनाव जीता है, इसके पहले तो उसने चुनाव जीता है हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में जो व्यक्ति साहसी होता है, तो जो लगा है हमारा व्यक्ति साहसी होता है तो ये हमारा आश्रित हो गया और बाकी दूसरा हमारा मुख्य उपवाक्य हो गया। तो इस तरह हम ये पहचान सकते हैं कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। हमारे पास परीक्षा में एक और तरीके की एक्सरसाइज मिलती है कि आश्रित उपवाक्य के कौन सा भेद है। जो हमारा ये आश्रित उपवाक्य है, जो व्यक्ति साहसी होता है या फिर क्योंकि उसने चुनाव जीता है, ये जो उपवाक्य है ये हमारा आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। इसके बताने के लिए हमें पहले आश्रित उपवाक्य के भेदों के बारे में जानना होगा, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि संज्ञा उपवाक्य कहाँ पर होता है। हाँ, तो हमारा संज्ञा उपवाक्य कहाँ होते हैं। आश्रित उपवाक्य के तीनों भेदों में सबसे पहला आता है संज्ञा उपवाक्य। जब वाक्य में
कोई उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के बदले प्रयोग होता है तो वहां पर संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे कि अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है, तो हमारा जो ये वाक्य उपवाक्य है, एक है अध्यापक ने कहा, दूसरा है कल छुट्टी है। तो जो ये हमारा उपवाक्य है कल छुट्टी है, ये मुख्य उपवाक्य अध्यापक ने कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा संज्ञा उपवाक्य है। अब हमारा यहाँ पर मुख्य उपवाक्य था अध्यापक ने कहा, क्यों? क्योंकि हमारा योजक शब्द है की, और योजक शब्द की से हमने इसे जोड़ दिया। कल छुट्टी है ये दूसरा उपवाक्य है, कल छुट्टी है से पहले की योजक शब्द लगाया, इसलिए कल छुट्टी है हमारा आश्रित उपवाक्य हुआ, और अध्यापक ने कहा हमारा मुख्य उपवाक्य हुआ, और इन दोनों को की योजक शब्द से जोड़ दिया। और जो दूसरा हमारा आश्रित उपवाक्य है वो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा संज्ञा उपवाक्य है। तो अब हमें बताना है, ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, इसलिए हम एक बहुत साधारण सी पहचान रखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य हमारे कहाँ होते हैं। संज्ञा उपवाक्य हमारे वहाँ होते हैं जब योजक शब्द के रूप में छोटी की मात्रा वाला कि या फिर क्योंकि शब्द का प्रयोग होता है। जब इन दोनों में से किसी एक भी योजक शब्द का प्रयोग उन दोनों उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे कि हमने कहा अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो कल छुट्टी रहेगी को योजक शब्द की से जोड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमारा संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा हमारा आता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य कहाँ होते हैं? विशेषण उपवाक्य वहाँ होते हैं जब मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वह मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या उसके विशेषण का कार्य करता है, तब वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे कि आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, ये विशेषण उपवाक्य है हमारा। तो जो हमारा योजक शब्द है, जो हमारा योजक शब्द है वो ये कौन से उपवाक्य से पहले आया? आप कल लाए थे, तो ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य, और मुख्य उपवाक्य हो गया आपकी वह किताब कहाँ है। तो ये जो शब्द है ये जो किस चीज की विशेषता बता रहा है? किताब की विशेषता बता रहा है। किताब क्या है? संज्ञा। तो मुख्य उपवाक्य की संज्ञा अर्थात किताब की विशेषता बताने के कारण ये हमारा हो गया विशेषण उपवाक्य। अगला आता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वहाँ होता है जब मिश्र वाक्य के वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है वह मुख्य उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता बता रहा होता है या क्रिया के विशेषण का कार्य कर रहा होता है, तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे ही उसने गाना समाप्त किया सभी ने ताली बजाई, तो यहाँ पर हमारा योजक शब्द जो है वो है हमारा जैसे ही हमारा योजक शब्द है, और जैसे ही योजक शब्द होने के साथ साथ ही किस उपवाक्य के आगे लगा है? उसने गाना समाप्त किया, और तो ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य। और मुख्य उपवाक्य कौन सा हो गया? सभी ने ताली बजाई। तो जो हमारा मुख्य उपवाक्य है सभी ने ताली बजाई, इसकी क्रिया है ताली बजाना। तो ताली बजाना की विशेषता बता रहा है उसने गाना समाप्त किया, तो ये इसकी विशेषता बताने के कारण ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। तो हमारे मिश्र वाक्य के यदि वाक्य हमें आते हैं और हमसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मुख्य उपवाक्य बताइए और आश्रित उपवाक्य बताइए, तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसा कि हमने सीखा, जिस उपवाक्य के आगे योजक शब्द लगा हुआ होता है वह आश्रित उपवाक्य हो जाता है, और जिसके आगे नहीं लगा होता वह हमारा मुख्य उपवाक्य हो जाता है। दूसरी चीज़ थी कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कहाँ होते हैं? जहाँ पर की और क्योंकि लगा हुआ होता है। विशेषण उपवाक्य कहाँ होते हैं? विशेषण उपवाक्य वहाँ होते हैं जहाँ पर हमारा आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है या उसके विशेषण का काम कर रहा होता है, जो जिसका आदि उसमें योजक शब्द लगे हुए होते हैं। तीसरा हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य वहाँ होता है जहाँ आश्रित उपवाक्य का जो मिश्र वाक्य का जो आश्रित उपवाक्य होता है वह मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बता रहा होता है, वहाँ पर
क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। इसमें जहाँ जितना जैसे इस तरह के योजक शब्दों का प्रयोग होता है। तो हमें परीक्षा में जो प्रश्न करने के लिए मिलते हैं वह मिलते हैं सबसे पहले पहचानने के लिए, जो हमने सीखे सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य कौन सा है। दूसरा हमें मिलता है मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है वह पहचानना है, वो हमने सीखा। उसमें मुख्य उपवाक्य कौन सा है उसको पहचानना हमने सीखा। तीसरा हमने अगली चीज़ हमने जो सीखी कि आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, वो हमने सीखा। अब हम सीखते हैं वाक्यों का रचनांतरण, अर्थात एक वाक्य को किसी दूसरे तरह के वाक्य में किस तरह बदलते हैं, अर्थात सरल वाक्य से संयुक्त और मिश्र वाक्य में किस तरह बदला जाता है, और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में कैसे बदला जाता है, या फिर मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में किस तरह बदला जाता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं वाक्यों का रचनांतरण। तो हमारा सरल वाक्य है, काम करके पैसे लेकर मजदूर घर गए। ये सरल सा वाक्य है, काम करके पैसे लेकर मजदूर घर गए। अब हम इसे संयुक्त वाक्य में जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हमें इसके दो या दो से अधिक उपवाक्य बनाने हैं और उसमें योजक शब्द लगाना है। तो हम बनाते हैं, मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर चले गए। तो हमने एक उपवाक्य बनाया, मजदूरों ने काम करके पैसे लिए, और दूसरा बनाया घर चले गए। इसे किससे जोड़ा, और योजक शब्द से हमने इसे जोड़ दिया। हमने और योजक शब्द से जोड़कर इसे संयुक्त वाक्य बना दिया। अब इसी वाक्य को, कौन से वाक्य को, काम करके पैसे लेकर मजदूर घर गए, इसे जब हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे, जब मजदूरों ने काम किया वे पैसे लेकर घर चले गए। तो हमारा योजक शब्द है जब हमारा योजक शब्द है और हमारा एक उपवाक्य बन गया, मजदूरों ने काम किया, और दूसरा बन गया वे पैसे लेकर घर चले गए, तो हमारा यहाँ पर मिश्र वाक्य बन जाता है इस तरह से। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं। सरल वाक्य हमारा है, सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर होने से पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर होने से पक्षी चहचहाने लगे। अब हम इसे संयुक्त वाक्य में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो एक उपवाक्य बनाया हमने, सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर हुआ, और दूसरा बनाया पक्षी चहचहाने लगे। इसे जोड़ा योजक शब्द और से, इसे हमने योजक शब्द और से जोड़ दिया तो हमारा बन जाता है, सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। अब हम इसे ही मिश्र वाक्य में बनाते हैं, तो बनाते हैं, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे क्योंकि अंधेरा दूर हो गया था। तो योजक शब्द है हमारा क्योंकि। तो हमारा एक उपवाक्य है, सूर्य निकलते ही अंधेरा दूर, सूर्य निकलते ही पक्षी चहचहाने लगे, और दूसरा है क्योंकि अंधेरा दूर हो गया था। तो इन दोनों उपवाक्यों को हमने योजक शब्द क्योंकि से जोड़ दिया, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य बन गया। तो इस तरह हम किसी भी वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में या मिश्र वाक्य में, संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में, और मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में। तो इस तरह इस पाठ में हमने क्या सीखा, हमने सबसे पहले वाक्यों को पहचानना सीखा कि सरल वाक्य कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं, और मिश्र वाक्य कौन से होते हैं। फिर हमने सीखा कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो दो तरह के उपवाक्य आते हैं, मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, उन्हें हम अलग अलग कैसे पहचान सकते हैं। फिर हमने सीखा आश्रित उपवाक्य के जो तीन भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, उन्हें हम किस तरह पहचानेंगे। और अंत में हमने सीखा वाक्यों को, एक तरह के वाक्यों को दूसरे तरह के वाक्यों में किस तरह हम बदल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह वाक्य भेद का पाठ आपको समझ में आया होगा। यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है।